हाल ही में एक तस्वीर जयपुर से आई थी। नमाज चल रही थी, श्याम भक्तों की टोली निकली। श्याम भक्तों ने डीजे बंद कर दिया। बाद में मुस्लिम भाइयों ने फूल बरसाए और देश के सेक्युलरिज्म की धाक जम गई। आज फिर सेक्युलर होने पर सवाल भी उठ गए हैं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या होता है सेक्युलर होना? मंदिरों के सामने से प्रभात फेरियां निकलती हैं, ईसाई भाइयों के मार्च निकलते हैं, कोई पंगा नहीं होता। पर समुदाय विशेष की धार्मिक बिल्डिंग के सामने से जुलूस निकले तो दंगा। चित्तौड़ जल रहा है, सवाल पूछ रहा है बेंगलुरु टू मेवाड़, माहौल कौन रहा बिगाड़। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं, नितिन सारस्वत जी कांग्रेस की ओर से हैं, अमितोष पारीक प्रवक्ता है वीएचपी के, श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और रमजान चौधरी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत गर्ग साहब आपसे ही कर रहा हूं। मतलब आपने कहा तो यही था कि इस तरह के दिन हमें नहीं देखने होंगे और हम देख रहे हैं। कैसे इसको सही ठहरा सकते हैं आप? निश्चित रूप से स्वप्निल भाई, राजस्थान में इस तरह की घटना होने नहीं देंगे। अगर घटना हुई है तो इस तरह का अंजाम दिया जाएगा कि वो आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। हम राजस्थान में तुष्टिकरण की घटनाएं होने नहीं देंगे। जिस तरह से बेंगलोर के अंदर अगर मान लो हनुमान चालीसा हो गए ना, वो अगर तुष्टिकरण वो छोड़ के भी गए थे तो आप 3 महीने में तुष्टिकरण हटा मुझे नहीं ये पाए। बताइए कि अगर किसी ने घटना ये इस तरह से पत्थरबाजी की है तो निश्चित रूप से जो भी अपराधी है उनको पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और आगे भविष्य में वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करे, इस तरह की पत्थरबाजी नहीं करे, इस तरह की सजा देंगे कि वो भूल जाएंगे। आचार ये संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता की परमिशन दी होगी, जुलूस का परमिशन रूट भी दिए, देखा गया होगा। यही तो बात है ना। परमिशन देने के बावजूद भी कौन माहौल बिगाड़ रहा है? तो उस रूट पर परमिशन मिली है जहां पर माहौल बिगड़ा। परमिशन मिलने के बावजूद भी अगर माहौल बिगाड़ा जा रहा है तो ये जानबूझ के बिगाड़ा हुआ माहौल है। लेकिन राजस्थान एक शांति प्रिय राजस्थान है, उस तरह के माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। जिसने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उसको निश्चित रूप से आपके कहने का मतलब मैं ये निकालूं कि प्रारंभिक जांच में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। निश्चित रूप से है और जांच होगी तो पता लग जाएगा। आपको भी बताएंगे कि क्या हुआ है। देखिए, मुझे ये बताइए कि अगर मान लो किसी मस्जिद के पास में पत्थर मिलते हैं, मस्जिद के ऊपर पत्थर मिलते हैं, तो इससे तो ये साबित हो ही रहा है ना कि प्री प्लान है। तो ये सब चीजें इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं है। अगर मान लो इस तरह की घटना की, मैं फिर आपको वापस दोहरा रहा हूं कि उसको इस तरह की सजा दी जाएगी कि वो दोबारा इस राजस्थान के अंदर इस तरह की घटना करने से पहले 10 बार सोचेंगे। देखेंगे, हम भी इंतजार करेंगे उस चाबी का जो बुलडोजर पे लगती है और बुलडोजर चालू होता है। बिल्कुल बिल्कुल मॉडल की बात चलाएंगे, की है ना, बिल्कुल आप यूपी मॉडल से टैकल करेंगे। हाँ, देखते हैं वो बुलडोजर सड़कों पर आता है या नहीं आता है, देख लेंगे। हम सभी बैठे हैं यहाँ पर। मैं इस बीच रमजान भाई आपके पास आ रहा हूँ। रमजान भाई, ये सब ठीक नहीं है। मुझे लगता है इन सभी चीजों की मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने भी ये घटना की है और जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये, एक मिनट सर, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ठीक है, थोड़ी देर में वो दोबारा मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल तो छोड़ रही है ये खबर। ऐसा तो नहीं है कि सवाल नहीं छोड़ रही। एक सड़क है जहां पर आसपास पत्थर होने का कोई तर्क ही नहीं बनता, वहां पर एकाएक पत्थर बरसने लगे। सवाल तो छोड़ रही है ये खबर। अब देखिए स्वप्निल जी, जिस प्रकार की घटना घटी है, अब आचार संहिता लगी भी है। शासन तो अभी सरकार भले एक्टिव हो, किसी सरकार मुख्यमंत्री इतने इफेक्टिव नहीं जितने चुनाव आयोग है। अब सीधे तौर पर देखिए, जिस प्रकार से एक व्यक्ति की मौत, जो कि डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक से हुई है, 6 लोग घायल हुए। घटना के बाद स्थिति थी कि चुनाव के दौरान अगर माहौल खराब होता है तो लॉस किसको होता है? लॉस उसी को होता है जो सत्ता में होता है। तो निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है। जिस प्रकार से मैं देख रहा था, रात्रि को जुलूस निकलता है और वहां पर यका का जिस प्रकार से पथराव हो जाता है और घटना हो जाती है। उसके बाद अभी देखिए, कल हिंदू समाज कह रहा है कि हम कल प्रदर्शन करेंगे और क्या वो जो भी कुछ थ्रेटिंग देने की तैयारी हो रही है। देखिएगा कि बात सबसे बड़ी समझ में ये आती है कि प्रशासनिक दृष्टि से जब अगर इस तरह का माहौल हो और आप शोभा यात्रा निकाल रहे हो तो पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसका मतलब आप उस क्षेत्र में जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह का वातावरण हो सकता है, कि चुनावी माहौल शुरू हो गया है। और देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लेकिन श्याम जी, सबसे सैड पहलू क्या है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे सैड पहलू यह है कि अगर करौली की घटना
पर कार्रवाई मिसाल बन जाती तो चित्तौड़ नहीं जलता। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। आप स्वप्निल जी बताइए, वो सरकार पहले वाली थी जो कि देखिए जो जिस करौली वालों को आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना तो बीजेपी वालों के खिलाफ हुई, ना कांग्रेस के खिलाफ हुई। चित्तौड़ की घटना होने के बाद देखिए चित्तौड़ सेंसिटिव इलाका है। हाँ? और वो इलाका देखिए मुस्लिम इलाका भी है और दोनों चीजें हैं। जिस गांव में ये घटना घटी है, निश्चित तौर पर पुलिस की कार्रवाई के ऊपर वो सवाल उठता है कि आपको गुप्तचर एजेंसी को ऐसा पता होना चाहिए कि इस तरह से निकलेगा तो यहाँ घटना घट सकती है। तो अब आप घटना घटने के बाद भले आप चाहे कुछ भी कर ले, माहौल नहीं बिगड़े। अब देखिए मैं सुन रहा था बीजेपी प्रवक्ता, वो कह रहे माहौल बिगड़ गया। माहौल तो बिगड़ गया ना, आप बिगड़ने नहीं दोगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप प्रशासनिक दृष्टि से कितने मजबूत हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं आजकल। तो अब लेकिन क्योंकि अभी गृह मंत्री नहीं है वो, अभी तो प्रशासन चुनाव आयोग के पास है। तो ये तो आराम से कह सकेंगे कि चुनाव आयोग जो कार्रवाई करे करनी चाहिए। ठीक है, मैं मुस्लिम प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि माहौल ना ये आदर्शवादी बातें हैं, ये आदर्शवादी बातें हैं जो हर धड़ा ऐसे वक्त पर ऐसी डिबेट्स में करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है श्याम जी, वो बड़ा सैड पहलू है। मैं एक बार नितिन सारस्वत को भी अब डिबेट में लेना चाहता हूं। नितिन भाई, मैं सिंसियरली कह रहा हूं, बेंगलुरु में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो जाना, फिर यहां पर एक धार्मिक जुलूस को शिव भक्तों पर पथराव कर देना, मतलब हो क्या रहा है? आखिर ऐसी खुली छूट मिल कैसे सकती है? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से आप कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए कि ये जो मामला हुआ, अगर आचार संहिता के टाइम पे कोई चीज निकाली जा रही थी और फिर प्रशासन की अनुमति से ही निकाली जा रही होगी, तो प्रशासन ने उसका असेसमेंट किया था या नहीं किया था, प्रशासन ने उस चीज के लिए क्या तैयारियां की थी, और जब हुआ तो उसके बाद में प्रशासन का क्या एक्शन रहा, और इस खबर को क्या 18 लोग गिरफ्तार हैं सर। करौली हिंसा जैसा माहौल नहीं है। सुनिए ना, 18 लोग गिरफ्तार हैं। आप समझिए आप कितना, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो जुलूस निकाला गया तो प्रशासन से अनुमति ली होगी, प्रशासन ने उसकी तैयारी भी की होगी। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप प्रशासन को डेली ट्रांसफर पोस्टिंग में बिजी रखेंगे, हमने लगातार देखा, हमने 7 दिन के अंदर 3 बार ट्रांसफर पोस्टिंग होते देखे अधिकारियों की। 3 दिन में वो आज ज्वाइन कर रहे हैं, कल उनका ट्रांसफर हो रहा है, आज फिर ज्वाइन कर रहे हैं, कल उनका ट्रांसफर हो रहा है, पता ही नहीं लिस्ट कहां से आ रही है। मुझे लगता है कि आप आज सुरेश जी ने बहुत कहा कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नहीं उसके लिए तो मैंने कहा ना कि हम देखेंगे, लेकिन नितिन भाई आप एक सवाल को गायब कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं 18 लोग गिरफ्तार हुए, जो करौली में तुरंत नहीं हुआ था। करौली इंटेलिजेंस फेलियर था, करौली इंटेलिजेंस फेलियर था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और उसमें हुई कार्रवाई कोई मिसाल नहीं बन पाई। तो ऐसे लोग तो आज पत्थर बरसा रहे हैं, कल बोतलें फेंकेंगे, परसों हो सकता है कुछ और फेंकने लगे। देखिए स्वप्निल जी, आप क्या है कि आपकी भी मजबूरी है, आपको क्या है कि कहीं से कहीं लाके जोड़ना, आप जो आदमी जिम्मेदार हैं, आप उनको चित्तौड़ पे बैठा हूं, मैंने जोड़ा क्या सर? हाँ नहीं, मैं सिर्फ चित्तौड़ की खबर पे बैठा हूं, मैंने जोड़ा क्या? मैं कह रहा हूं आपने जोड़ा कि गुजर आंदोलन में 72 लोग मर गए, आपने जोड़ा कि वसुंधरा जी के टाइम में 200 दंगे हो गए, आपने जोड़ा कि वसुंधरा जी के टाइम में 350 मंदिर टूट गए, आपने जोड़ा 1947 में क्या हो गया, 1954 में क्या हो गया, उस समय जितनी कार्रवाई हुई उसका हमने जवाब दिया आपको। करौली के अंदर कोई भी इस तरीके का जो भी घटना हुई उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की नहीं हुई। स्वप्निल सर, मैं उस करौली दंगे लड़े हाईकोर्ट में, मैंने क्लैरिटी ला रहा हूं, सबसे समाप्त रखा गया। करौली में कार्रवाई कब चालू हुई ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वसुंधरा जी करौली को भी इतनी सेंसिटिविटी के साथ मैंने कवर किया था, और आज मैं चित्तौड़गढ़ को भी उतनी सेंसिटिविटी के साथ कवर कर रहा हूं, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि 18 लोगों की गिरफ्तारी 14 घंटे के भीतर नहीं हुई थी। करौली में 18 लोगों की गिरफ्तारी 14 घंटे के भीतर नहीं हुई थी, या तो 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान से जिनका कनेक्शन था उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 3 घंटे। अरे सर, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि पीएफआई का जो चैलेंज है, या जो पीएफआई के हिडन डॉक्यूमेंट्स है, उनकी गंभीरता को कांग्रेस कब समझेगी? हमें तो डर लग रहा है ना, हम इस देश में डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? स्वप्निल जी, आपको बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि संसद में लीक होता है, कोई बयान नहीं आता, जो सांसद अंदर भेजता है वो गायब, उसको भी आज तक उसमें कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, अब बिल्कुल जो एक आदमी जिसने अपनी जान गंवाई है ना, जिसके लिए प्रशासन ये कह रहा है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, पीएफआई की उस आदमी के परिवार को अगर ये बातें उसके गले के नीचे उतर जाए तो मैं आपको साधुवाद दूंगा। अमितोष, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमितोष, किसी भी घटना का कोई प्रेसिडेंस नहीं और कोई फर्दर नहीं,
मैं अगर विशुद्ध चित्तौड़ की घटना पर बात करूं तो क्या ऑटोमेटिक कनेक्शंस नहीं बनते? भाई मेरा तो सिंपल सा सवाल है कि जब हर चीज हर जगह से निकल सकती है और अगर प्रशासन ने परमिशन दी है तो जुलूस भी निकलेगा। भाई मुहर्रम पर ताजिए भी निकलते हैं, बिल्कुल निकलेंगे। क्रिसमस पर ईसाई भाई भी तो बधाइयां देने निकलते ही हैं, मार्च निकालते ही हैं, प्रभात फेरियां निकलती हैं, पथ संचलन निकलते हैं, जुलूस नहीं निकल सकता। देखो स्वप्निल सर, सबसे पहले शुरुआत में मेरे को याद आता है भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि ब्रदरहुड इन इस्लाम इज नॉट ए यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इट्स अ ब्रदरहुड फॉर मुस्लिम्स टू मुस्लिम्स ओनली। और यही तथ्य है। आज जो लोग यहाँ पर बैठ के श्याम सुंदर शर्मा जी या नितिन सारस्वत जी जो प्रवक्ता यहाँ पर, वो पहले तो ये बोलते हैं कि हिंदू समाज जो है वो कल थ्रेटनिंग कर रहा है, धरने दे रहा है। हिंदू समाज किस बात की थ्रेटनिंग कर रहा है? और आप देखिए कि जुलूस निकालने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए मैं परमिशन लेके जाता हूं। क्या आप एक्सट्रीमिज्म को एक्सट्रीमिज्म से लड़ेंगे? सवाल ये भी है, जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो एक्सट्रीमिज्म को एक्सट्रीमिज्म से लड़ेंगे। नहीं, अब आप सुनिए ना, एक्सट्रीमिज्म को एक्सट्रीमिज्म से कहां लड़ा गया? आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, बेंगलोर के अंदर में हनुमान चालीसा अपनी दुकान में बजा रहा था, वहां पे जिहादी आके उसको मारने लग जाता है, लेकिन वो एक धर्मनिरपेक्षता के पार्ट के अंदर में चोला ओढ़ लिया जाता है, सांप्रदायिकता का नाम नहीं दिया जाता। बदाऊं में क्या हुआ, दोनों ने, जिनके यहाँ पे जाकिर जावेद और जो दोनों मुसलमान जिहादी थे, उन्होंने किसको, हिंदू बच्चे को मारा, एक 14 साल के, एक 6 साल के बच्चे को मार दिया। नहीं, पर वो धर्मनिरपेक्षता है। एक्सट्रीमिज्म कौन है, क्या है? अच्छा मुझे बताइए कि अपनी आवाज उठाना और शोभा यात्रा निकालना इस देश के अंदर में, नेहरू सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं, तो क्या नेहरू के अंदर में टेन्योर में 1950 में 64 के अंदर में 243 कम्युनल दंगे हुए 16 राज्यों के अंदर में, उस पर कोई जवाब नहीं देगा? क्या वो एक्सट्रीमिज्म का, सांप्रदायिकता का नाम नहीं था? फिर आते इंदिरा गांधी में 66 और 77 में, उसमें क्या हुआ, 337 कम्युनल दंगे हुए 15 राज्यों में, धर्म अपने निरपेक्षता का चोला ओढ़ लिया, सांप्रदायिकता का नाम ही नहीं आया। साथ ही साथ स्टेट का भी मैटर होता है। क्यों? सेंटर का मैटर कैसे? मैं तो ये कह रहा हूं, स्टेट पिछले 10 साल में जो दंगे हुए हैं, भले ही करौली में हुआ या कुछ भी हुआ, वो सेंटर के खाते में जाएंगे, वो तो नरेंद्र मोदी के खाते में जाएंगे आपके तर्कों के हिसाब से। मैं एक तरीके से 2 चीजों पे आपको बात करता हूं स्वप्निल जी। पहली चीज तो जो ये सेंसिटिव एरिया का जो नाम दे रखा है, स्टेट को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि सेंसिटिव एरिया को नॉर्मलाइज एरिया क्यों नहीं करा जाता? आज तक कभी आपने सुना है कि मुहर्रम के अंदर में किसी भी हिंदू ने किसी मुहर्रम में ताजिए पर अटैक कर दिया हो? या आपने सुना है कि मुहर्रम यहां से नहीं निकलेगा क्योंकि हिंदू एरिया है? नहीं सुना ना। तो क्यों मैं मेरे देश के अंदर में क्यों नहीं निकालूंगा, और क्यों परमिशन लेके निकाली जा रही है? तो सेक्युलरिज्म का चोला परमिशन लेना तो तार्किक है अमितोष, नहीं हम परमिशन लेने को गलत नहीं ठहरा सकते, परमिशन लेना तो तार्किक है। नहीं, मैं कह रहा हूं परमिशन लेके जा रही है, तो फिर सेंसिटिव एरिया को नॉर्मलाइज एरिया क्यों नहीं करा जाता? और फिर क्यों नहीं, जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं आते हैं? इसी टॉपिक पर मैं कंटिन्यू रहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं, जल्द हाजिर होता हूं। तो सवाल यह है कि चित्तौड़गढ़ अगर जल रहा है तो क्या उसके पीछे कोई गहरी साजिश है? मेरे साथ तमाम गेस्ट लगातार बने हुए हैं। गर्ग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। करौली के वक्त तो आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस थे, करौली के वक्त तो आपके पास बहुत सारे शब्द थे, करौली के वक्त तो आपके पास एग्रेशन था, आज नदारद है। ये तो हुआ सवाल नंबर 1। और दूसरा, अगर तब गहरी साजिश थी तो क्या आज भी गहरी साजिश है? और अगर आज ये गहरी साजिश अमली जामा पहनाई गई है तो ये आपकी चूक क्यों नहीं है? देखो सुप्रीम भाई, आपने देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जो जुलूस निकल रहा है वो हर साल निकलता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार निकल रहा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हर साल जुलूस निकलता है, इस बार पत्थरबाजी क्यों नहीं, तो क्या कांग्रेस ने बैठ के पत्थरबाजी करवाई? अब देखिए, आप देख लीजिए कि क्या है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठ के एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए आप, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। मेरा सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? आज भी उन पत्थरबाजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस आपसे ये कह रही है कि अगर आप इतनी बार तबादले करेंगे, नहीं, अगर कांग्रेस ये कह रही है इतनी बार तबादले करेंगे तो लोग, कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस ये कह रही है कि पुलिस के तबादले कम करिए। शर्म आनी चाहिए। आज एक हिंदू भाई की मृत्यु हो जाती है, इसके बावजूद भी आप पत्थरबाजियों, आप ही का प्रशासन कह रहा है हार्ट अटैक, हमें तो शक दंगों पर है। देखिए, ये जांच का विषय है कि हार्ट अटैक है, लेकिन वो पत्थरबाजी के बाद में अगर वो युवक मरा है तो आपको ये पता है कि क्या चीज है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठ के उसका मतलब वो खंडन नहीं कर रहे और वो इधर उधर की बातें कर रहे। करौली की घटना में और यहां की घटना में बहुत फर्क है। नितिन भाई, तुरंत गिरफ्तार कर लिया 18 लोगों को। नितिन भाई, रिएक्शन दे दें। क्या कांग्रेस को यह घटना निंदनीय लगती है या नहीं लगती है? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही, आपने शायद म्यूट कर दिया। देखिए सुरेश जी खुद बता रहे हैं, अपनी प्रशासन की पोल खुद सुरेश जी बोल रहे हैं कि हमेशा निकलती थी और पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब प्रशासन का फेलियर ये स्वीकार कर रहे हैं। पर आप खंडन नहीं कर रहे। खंडन करिए आप लोग, पर आप खंडन नहीं कर रहे करोगे। यहाँ पे राजस्थान में तुष्टिकरण नहीं करोगे, सरकार चेंज हो चुकी है। सरकार चेंज हो चुकी है, तुष्टिकरण नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे। ये बंद करो आपका तुष्टिकरण करना। नितिन जी, खंडन आप तब भी नहीं करेंगे,
मतलब अगर मौका देखिए मिला तो भी नहीं देखिए करेंगे। स्वप्निल जी, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपने सुना नहीं है, मैं दोबारा बोला, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हाँ। और राजस्थान जैसा जो शांत रहने वाला प्रदेश है, कहाँ जो शांत था आपसी सर? सौहार्द कहाँ और शांत प्रेम था? के लिए- भरतपुर, हम तो प्रेम के लिए 5-6 साल से पॉपुलर देख रहे हैं, शांत है ही नहीं राजस्थान। सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए रहने के अरे लिए भाई आपको नितिन नहीं भाई लगता होगा? देखिए, अब मुझे नितिन भाई लगता है, मुझे मुझे सीरियसली एक लगता बात कहनी पड़ेगी, अब और मैं पूरी राजस्थान जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, अगर आप प्रदेश में आपकी केवल सरकार थी राजस्थान और को- बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रही थी तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। मैंने ये- कंट्रोल करना तो आपकी जिम्मेदारी थी। स्वप्निल जी, आप सुनने ही नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो शांत प्रदेश है, जब ये सरकार में नहीं था, उससे पहले कहते थे महिला पे अत्याचार, कितने सारे अत्याचार, कौन सा शांत बड़े-बड़े प्रदेश प्लेटों था? से महिलाओं को उठाया जा रहा है। 12 भरतपुर, उधर कौन सा आगे शांत उधर प्रदेश? अपराधियों जोधपुर, को- चित्तौड़, कौन सा शांत प्रदेश? ये सब भूल गए घटना है आपके काल में हुई जो। पुलिस के सामने अपराधियों को छुड़ाने गए। अरे भाई कौन सा शांत प्रदेश? कहीं पर अरे, कैसी बात कर रहे हैं आप? कहीं बीफ मंडी लगने लगी थी, कहीं पर धर्म परिवर्तन चलने लगा, कहीं पर दंगे होने लगे, और आप कह रहे हैं डेली ये हालत हो गई है, आज देश की हालत हो गई है कि पुलिस से अपराधी। अरे पर हमें भी तो झांक कर देखना पड़ेगा अपने गिरवा में ये हालत हुई क्यों? मिलते नहीं है। आप केवल इनको, बीजेपी को आज भी ये मीडिया से पैसे वाह। देना लो। चाहता है कि वाह। भाई की प्रति हो गई है। और प्रशासन आप इस पे लीपा आप पोती में प्रशासन लगा पर हुआ है सवाल कि उठाते हार्ट हैं, अटैक उसके से पहले मृत्यु मैं है। सवाल उठा चुका हूं नितिन भाई। आप प्रशासन से हार्ट अटैक से मृत्यु आप अगर है। पहले के 2.5 मिनट भी सुने होंगे ना, तो जो बीजेपी से सवाल बनते हैं वो मैंने पूछ लिए, लेकिन ठीक है। इनको दर्द हो रहा है, एसओजी इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही है है ना, तो इनको दर्द हो रहा है। जो पिछले 5 साल तक यहाँ आपने कार्रवाई लोगों को कीजिए, बताया ना, यहाँ इनको की दर्द कार्रवाई हो का रहा है इंतजार इनको। कर रहे हैं। इनको पुलिस दर्द किस हो रहा दबाव में है है? एसओजी आज कार्रवाई कर रही है तो दबाव में है, कार्रवाई को लेकर छोड़ेंगे आप नहीं बताती नहीं। सुरेश अरे गर्ग जी। नितिन जी छोड़ेंगे नहीं, जिन्होंने भी इस तरह का देखेंगे काम ना किया सर, है। देखेंगे। छोड़ेंगे अमितोष नहीं। मेरा सवाल ये आपसे, भारतीय जनता नहीं, पार्टी 2 की सेकंड, सरकार 2 है, सेकंड, 2 छोड़ेंगे सेकंड, नहीं। 2 सेकंड। तुष्टिकरण बात करना बंद बीजेपी करो और कांग्रेस की नितिन नहीं जी। कर रहा हूं। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। सुरेश गर्ग जी 2 मिनट, नितिन भाई 2 मिनट। मैं नहीं, नितिन भाई 2 मिनट। मैं अमितोष मैं एक बात कह रहा हूं, बात बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस की नहीं है, ठीक है? मेरा सवाल न बीजेपी से जुड़ा है न कांग्रेस से जुड़ा है, लेकिन कोई भी साधारण व्यक्ति जो टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता, क्या वो इन चीजों के पीछे साजिशों की बू नहीं सूंघेगा? वो भी तब जब पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स जो कि उसने 2047 को लेकर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं वो लोगों के बीच में मौजूद है। स्वप्निल से करौली दंगों से पहले भी एप्लीकेशन भेजी थी पीएफआई ने और चेताया भी था, लेकिन वो फेलियर हुआ। आप देखिए कि 1978 में हैदराबाद में, उसके बाद 1979 में जमशेदपुर में, उसके बाद 1983 हजेराबाग में, और शिवाजी जयंती नहीं, ये 1970 साजिश के बाद इतनी तो पुरानी बंद ही कर नहीं दी। है, ये साजिश इतनी पुरानी नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, ये साजिश इतनी पुरानी इसलिए है क्योंकि आप जब लाइन देखेंगे इस देश के अंदर में, आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी शोभा यात्रा पे पथराव कर दिया गया है या नंगी तलवारें लेके उतर गए हो सड़कों पर। ये 1970 से चल रहा है। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके 3 रीजन है स्वप्निल सर, और मैं हर बार कहता हूं, आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं। सबसे पहला है कल्चरल फॉल्टिज्म। आज तक हम यही नहीं समझ पाए हैं कि जो सूडो सेक्युलरिज्म की छाया हमने इस देश के ऊपर में लाए हैं, उसमें कल्चरल फॉल्टिज्म इतना हो गया कि मुसलमान हिंदू को अपना भाई नहीं मान रहा और उनमें रेस्ट्रिक्शंस पावर ही खत्म हो गई है। नहीं, एक पर क्या शोभा यात्रा नहीं 2 निकाला है। सेकंड, क्या आप ये जो सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे हैं और ट्रेंड कर रहे हैं, हाँ। आपको नहीं लगता कि हिंदू भी मुसलमानों को भाई नहीं मान रहे? नहीं, क्यों नहीं मान रहे? गंगा जमुना तहजीब तो हमने करी ना। आप नहीं, बताइए कितने? मुझे, कितने? मुझे बताइए कौन कितने से? अमितोष, कितने? नहीं तो स्वप्निल सर, क्या एक प्रतिरूप करना या किसी भी प्रत्याकार करना है, किसी भी अपराध के ऊपर में आवाज उठाना, क्या वो एक्सट्रीमिज्म का पार्ट है? या वो अपने आवाज अभिव्यक्ति की आजादी है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कोई कटे लिए करते हैं तो मैं क्या उस पर बात भी नहीं कर सकता? और इसलिए शोभा यात्रा निकलने में मेरे को दिक्कत आएगी। परमिशन लेके निकल रहा तो भी सेंसिटिव मेरे को नॉर्मलाइज नहीं, पर अगर जहर भारत का दम घोट रहा है तो वो जहर सिर्फ एक ही तरफ से आया हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कहां से आए मुझे अच्छा मुझे एक ही बताइए। साइड से आया हो इसकी तो कोई गारंटी अच्छा नहीं तो है। बता दीजिए, आज आपके माध्यम से अरे भाई मैं हर ताली बज प्रवक्ता रही है से तो 2 हाथ है ना। नहीं, हर प्रवक्ता से पूछ लेता हूँ कि कौन से मुहर्रम में या ताजे निकलते इफ्तियार के होते, ईद की नमाज होती, कब किसी हिंदू ने किसी भी मुसलमान भाई के ऊपर में कभी पथराव करा या उनकी किसी भी अपराध करने का प्रयास करा? नहीं करा। लेकिन ऐसे सैकड़ों केसेस है जहां ईद के बाद में प्रयास करेगा अपराध के। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है। इस तरह की घटनाएं आती हैं तो लोग उसे सीधे चुनावों से जोड़ते हैं। क्या इस घटना को चुनावों से जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, चुनाव हो रहे हैं इसलिए, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं इसलिए स्वाभाविक है चुनाव से जुड़ेगी ये घटना। और अभी आचार संहिता लगी हुई है। अब देखिएगा, उस शव का जो युवक मरा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपसी संवाद चल रही है, क्योंकि देखिएगा अभी राजनीति कम, राजनीति ज्यादा, वो दोनों दल राजनीति करेंगे, राजनीति करने वाले। अब देखिए, पुरानी बातों किस्सों को लेकर के यहाँ क्या कहना चाहते हैं, मैं सुन रहा था अभी। देखिए, अभी तो उस जी को कि वो पता नहीं पुरानी बातों को, हम प्रदेश की बात करें, गलत लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अभी तो
मैं कह सकता हूँ चुनाव आयोग है तो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई भी करेगा और किसी की सुनेगा नहीं। सुनेगा इसलिए नहीं कि उनको शांति करनी, चुनाव कराना है। तो ऐसी स्थिति में कड़ी कार्रवाई, 18 लोगों को गिरफ्तार किया, ठीक बात है। माहौल शांत कैसे हो, वहां का वातावरण ठीक कैसे हो, हमको यहाँ पर उग्रता नहीं लानी है। हमको वहां पर काबू में करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से जो कुछ किया जाना चाहिए, कलेक्टर एसपी दोनों कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि हमारा प्रशासन ये करेगा वो करेगा। अब देखिएगा, मैं सुरेश जी को कह रहा, सुरेश जी आपका शासन अभी नहीं है, अभी तो चुनाव आयोग का शासन है, करने दीजिए कार्रवाई और शांत कर करके चुनाव सही ढंग से हो जाए। चुनाव में अगर अशांति हो गई तो फिर क्या होगा, इसीलिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई पत्थर ब्रिगेड, मैं इसे कह रहा हूं, ये सिर्फ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? देश के एक कोने से शुरू हुई, अब जगह जगह नजर आ रही है। इसके पीछे कोई तो आंसर होना चाहिए और उस आंसर का सामने आना जरूरी है और फिर उस कार्रवाई का आना जरूरी है जो इस ब्रिगेड को नस्तोनाबूद करे। जब तक ये नहीं होगा, स्थितियां यही रहेंगी। आप लाख कह लीजिए कि हमारे प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है, नहीं रहेगा अगर स्थितियां यही रहीं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।